हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। तो आज से जो है हम लोग जनरल साइंस के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। जनरल साइंस के अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके वेरियस एग्जाम्स, जो आपके एसएससी या स्टेट पीसीएस में आप इंक्लूड कर सकते हैं कोई सा भी स्टेट पीसीएस जो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कोई जितने भी स्टेट पीसीएस है जहाँ पर भी जनरल साइंस का पार्ट आता है, ठीक है, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को, इंक्लूडिंग यूपी ट्रिपल एस सी, आईसीआर टेक्नीशियन, आईबी, पुलिस, टीजीटी, पीजीटी और जो भी एग्जाम्स हैं जिसमें इन सभी टॉपिक्स से, सब्जेक्ट से बेसिकली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उन सभी को कवर करेंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग जो आपका बैंक का भी होता है एग्जाम, उसमें भी कुछ पार्ट कई बार पूछा जाता है, ठीक है, तो वो सब भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने सेट 1 लेकर आया हूँ जनरल साइंस का, जो एमसीक्यू का क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तो वो क्या है? आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका, आई होप सो आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि एसआई यूनिट बतानी है आपको, किसकी? वेट की। तो जो वेट की एसआई यूनिट है वो होती है न्यूटन, ठीक है। और ये तो हो गई वेट की बात। फिर बाद में दिया हुआ है केजी। तो केजी जो है किसका यूनिट है? मास का। ग्राम किसका यूनिट है? मास का, ठीक है। तो जो ग्राम है वो सीजीएस सिस्टम में है यूनिट मास का, और ये है एसआई सिस्टम में मास का यूनिट केजी। और जो डाइन है वो है आपका फोर्स का यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट वेट किस कौन है? न्यूटन, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए केजी मीटर पर सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर डी है, देखिए पर सेकेंड को हमने ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर और सेकेंड को ऐसे -1 में, ठीक है। तो जो मोमेंटम का यूनिट है वो क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिट ऑफ पावर पूछी गई। देखिए ये सारी ज़्यादातर मोस्टली क्या है? पावर की यूनिट है, ठीक है। ये आपका एनर्जी का यूनिट है, बाकी सब ये पावर की यूनिट है। जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है पावर की यूनिट, वो क्या होती है? हॉर्स पावर। जैसे एचपी, हॉर्स पावर जो है वो यूनिट होती है किस वहाँ पे? इंडस्ट्री के अंदर। और 1 हॉर्स पावर जो है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? ये होती है 746 वाट के बराबर, ठीक है। 746 वाट इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर, ठीक है, जो कि परफॉर्म किया जाता है, मतलब 1 सेकेंड, वन परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है। क्लियर? और आपका जूल जो है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट जो होता है, किलोवाट की बात करें तो इसके साथ आता है 1000 जूल ऑफ वर्क। जूल ऑफ वर्क परफॉर्म इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000, और 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट, ठीक है। पावर का यूनिट हॉर्स पावर इन इंडस्ट्रीज। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर साउंड। जो साउंड है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मतलब यूनिट यूज़ किया जाता है? वो होता है डेसिबल। और इसको जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको कैसे लिखते हैं? डीबी, ठीक है। ये डेसिबल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है। और इसको फाइंड किसने किया था? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर ठीक है, ग्राहम बेल ने, ठीक है। ये यूनिट दिया था इन्होंने, और इन्होंने ही, अलेक्जेंडर जो ग्राहम बेल है, इन्होंने ही पहला टेलीफोन टेलीफोन ठीक है, और ऑडियोमीटर, इसकी भी इन्वेंशन की थी ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है। यहाँ पर बात आ रही है ओम्स की। तो ये ओम जो है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल, जस्ट मिनट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, ठीक है। और जो हर्ट्स है, हर्ट, ये यूनिट है किसका? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट। और जो वोल्ट है आपका, वोल्ट, वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर, देखिए एक्चुअली लाइट ईयर क्या है ना, आपको टाइम का लग रहा होगा, टाइम का यूनिट है, एक्चुअली ये है किसका? डिस्टेंस का यूनिट। तो ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है कई बार,
कि लाइट ईयर जो है वो टाइम का यूनिट होगा या स्पीड का किसी का यूनिट होगा, बट एक्चुअली क्या है वो आपका डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वन रे एक पॉइंट से निकली और उसने एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वन लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स जो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। एक ये 3 बॉक्सेस हैं आपके, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक थोड़ा सा क्लोजली हैं, ठीक है, और एक बिल्कुल ही कॉम्पैक्टेड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका गैस हो गया, ठीक है, गैसियस स्टेट में, ये आपका लिक्विड स्टेट हो गया, ये आपका सॉलिड स्टेट हो गया, ठीक। तो जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक, वो मैक्सिममली और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके आसपास सबसे ज़्यादा होगा वो किसके पास होगा, जाहिर सी बात है सॉलिड के पास, क्योंकि यहाँ के सारे मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपक के बैठे हुए, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, सॉलिड। तो सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा रहेगा और सबसे कम कहाँ रहेगा, गैस के अंदर। अगर जो क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आए कि कौन सा जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहेगा, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं और इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो क्या होता है, ये होता है एक्चुअली गैशियस फॉर्म होती है बेसिकली, बट इसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है हाईली आयोनाइज्ड साइट्स ऑफ गैसेज रहती हैं, ठीक है, स्टेट्स, सॉरी नॉट साइट्स, स्टेट्स ऑफ गैसेज रहती हैं, ठीक है। जो गैसेज है उनकी जो फॉर्म है वो आयोनाइज्ड रहती है, चार्ज रहते हैं, ठीक है, वो होता है आपका प्लाज्मा, ठीक, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे आपको लीस्ट देखने को मिलेगा। उसकी बात करें तो वो इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफ्यूजन अकर्स इन एक्सट्रीमली इंटेंस, ठीक है, डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपका कहाँ पे, गैसेस के अंदर, क्योंकि गैसेस के अंदर डिफ्यूजन जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें जो स्प्रेडिंग होती है और मिक्सिंग होती है किसकी, एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के साथ, ठीक है, वो मोशन की वजह से क्या होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल की वजह से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपका गैस का जो हमने एक डायग्राम बनाया था ना पिछले क्वेश्चन में, इस तरीके से जो पार्टिकल्स है वो क्या है, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है, तो इसमें जो स्प्रेडिंग होगी मॉलिक्यूल्स की या जो आपके सब्सटेंसेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो विघटन है, डिफ्यूज मतलब अलग अलग हो जाना, तो वो गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली इंटेंस देखने को मिलता है कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे उसका मोशन की वजह से, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट सो फार। अब तक कितने टाइप के मैटर आपको देखने को मिले, देखिए एक तो आप जानते होंगे सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तीसरा गैस है, ठीक है, फोर्थ आप प्लाज्मा के बारे में आप जान चुके हैं, जिसमें आयोनाइज्ड रहती हैं गैसेस, और जो एक और है उसे कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये जो है बोस आइंस्टाइन वाला जो एलिमेंट है, मैटर स्टेट ऑफ मैटर है, ये आपका पांचवा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, 5 टाइप के जो स्टेट ऑफ मैटर हैं वो देखने को मिलते हैं, एक तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और दूसरा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। और ये वाला जो आपका फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर है, ये क्या है आपका मैन मेड है, आर्टिफिशियल स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, ये कोई नेचुरली अगर नहीं हुई है, ये आर्टिफिशियली बनाई गई है, ठीक है। तो कितनी हो गई, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है अभी तक जो हमने फाइंड आउट की हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस। जो ह्यूमन हैं, प्रजाति हैं, इंसान हैं, जो उनके जो सामाजिक कृत्य हैं, जो वर्क करते हैं, सोशियोलॉजी है बेसिकली, है ना, उसको स्टडी करने के लिए जो कौन सी ब्रांच है वो होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी जो है वो क्या होता है, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन्स के बारे में स्टडी को कहते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ किसके, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो स्टडी होती है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करें तो एम्ब्रायोलॉजी। तो एम्ब्रायोलॉजी में क्या होता है कि पेरेंटल
डेवलपमेंट की स्टडी होती है। डेवलपमेंट मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ किसकी, गैमीट्स की, ठीक है, गैमीट्स की, फर्टिलाइजर, सॉरी नॉट फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ किसका, एम्ब्रायो का, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, इस तरीके के जो फैक्ट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है एम्ब्रायोलॉजी के अंदर, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, जो चाइल्ड बर्थ हो रही है, चाइल्ड का जो ग्रोथ हो रही है इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक, उस तरीके की जितने भी स्टडीज़ होंगी वो किसके अंदर आती हैं, एम्ब्रायोलॉजी के अंदर, ठीक है, क्लियर। और जू जियोग्राफी, ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनिमल की स्पीसीज का, ठीक है, क्या होता है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एनिमल की स्पीसीज का, एनिमल स्पीसीज का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है जो जियोग्राफी, क्लियर। तो क्वेश्चन जो ह्यूमन सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस को स्टडी करने वाली जो ब्रांच है वो क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी किस चीज़ से रिलेटेड है, हिमेटोलॉजी एक्चुअली रिलेटेड है ब्लड और ब्लड डिजीजेस से, जो ब्लड की जो ब्लड से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, डिजीजेस, ठीक है, डिसऑर्डर्स कह लीजिए या डिजीजेस कह लीजिए, डिसऑर्डर कह लीजिए, डिसऑर्डर्स, ठीक है, उनसे संबंधित है आपका हिमेटोलॉजी, ब्लड से रिलेटेड है ये आपका ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। अब इसमें एक नाम है आपका बोन्स की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है किसकी स्टडी कराते हैं, बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज रिलेटेड टू ह्यूमन। इंसानों से संबंधित कौन सी स्टडी है, देखिए इंसानों की बात कर रहे हैं तो हमें आर्कियोलॉजी क्या होता है, देखिए आर्कियोलॉजी होता है कि सोशल जो ह्यूमैनिटीज़ है, सभ्यताएं हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडीज, जैसे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इस तरीके की जो स्टडीज रही वो किसके अंदर आती हैं, आर्कियोलॉजी के अंदर, ठीक है, आर्कियोजियोलॉजी के अंदर। एंथ्रोपोलॉजी अभी हमने बात करी ना, सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, इनके बारे में जो स्टडी होती है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। तो ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं तो एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंड्रोलॉजी कोई टर्म नहीं होता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट डिवीजन एंड वेरिएशन इज नोन एज, ठीक है। अभी देखिए हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करी, ये सब क्या है, एम्ब्रायोलॉजी के अंदर आता है। एम्ब्रायोलॉजी जिसके अंदर हम जो चाइल्ड है, बच्चा है, ठीक है, वो डेवलप होना चालू करता है, उसके जो पर मंथ पर वीक जो भी डेवलपमेंट रहते हैं लाइफ साइकिल के, जब तक वो बर्थ नहीं लेता, उस तरीके की जितने भी डिविजन्स और डेवलपमेंट्स और वेरिएशंस है, उस सारी स्टडीज़ को हम किसके अंदर लेते हैं, एम्ब्रायोलॉजी के अंदर, ठीक है, ठीक है। और फिर जेनेटिक्स, देखिए जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम जीन्स के बारे में बात करते हैं। जो जीन्स है, ठीक है, डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं वो जेनेटिक्स के अंदर आती है। इवोल्यूशन बेसिकली क्या है, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, आपने वर्ड सुना होगा, है ना। तो जो इवोल्यूशन है भाई, इंसान की जो ग्रोथ हुई, कैसे हुई, कहाँ से आए, क्या क्या रहा, उन सब की चीज़ों को हम कहाँ देखते हैं, इवोल्यूशन के अंदर देखते हैं। चलिए देखिए फिर क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ डिजीजेस इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो डिजीजेस पाए जाते हैं और इन विच प्लांट्स रेजिस्ट और कॉप विद इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन या जो भी प्रॉब्लम्स प्लांट्स के साथ रही डिजीज, उनके साथ वो कैसे इन्फेक्शन से लड़ते हैं, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं हम फाइटोपैथोलॉजी में, ठीक है, फाइटो वो होगा यहाँ पे, ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी मतलब बेसिकली क्या हो गया, एक तरीके जैसे हम बात करते हैं ना, पैथोलॉजिकल लैब्स होती हैं, पैथोलॉजिकल लैब्स होती है जहाँ पर हम ब्लड सैंपल देते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट्स को कंडक्ट किया जाता है जिससे हमें पता लगता है कि भाई क्या बीमारी है क्या नहीं है, इस तरीके का। तो प्लांट्स का पाइथो का मतलब होता है प्लांट, ठीक है, और पाइथो प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट की जो पैथोलॉजी होती है फाइटो पैथोलॉजी इज द करेक्ट आंसर फॉर द डिजीज डिटेक्शन एंड द जो क्रॉप्स का खुद का रेजिस्ट करने का इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो स्टडी रहता है, ठीक है, वो होता है आपका ये वाला। पैथोलॉजी तो आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। देखिए सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है बेसिकली, ये पूछा है ना। तो सीपीयू का कंसिस्ट ऑफ का मतलब ये कह लीजिए कि ये जो है ये कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिट होता है इसके अंदर एक तो, ठीक है, दूसरा होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है एक, दूसरा पार्ट, तीसरा होता है प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है एक, तो दूसरा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, थर्ड होता है प्राइमरी स्टोरेज। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको बाय हार्ट या डायरेक्टली ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली ही एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जहाँ समझाने की बात होगी वहाँ मैं आपको डेफिनेटली उसका एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू पूछा गया है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अभी हमने बात करी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरियल पोर्ट क्या होता है। सीरियल पोर्ट कैन बी, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हार्ड ड्राइव ऑनली, नहीं, ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन टू हार्ड ड्राइव ऑनली नहीं। देखिए जहाँ पर ओनली वाला वर्ड होगा ना, तो ये मान के चलिए कि वहाँ पर 90% जो ऑप्शन है वो नहीं होने वाला है, वो गलत ही होगा। 90% चांसेस है, बट 10% पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है, बट 90% में यही होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑप्शन है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। बट अगर जो हम सीरियल पोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है बेसिकली, थ्रू विच जो इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफर करी जाती है इन और आउट सिस्टमेटिकली, ठीक है, और वन एट अ टाइम, वन बीट एट अ टाइम, ठीक है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह इंटरफेस में ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। तो वो होता है इसका करेक्ट मीनिंग ऑफ सीरियल पोर्ट, ठीक है। अगर जो मैं लिखना चाहूँ तो सीरियल कम्युनिकेशन की बात करूँ, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, इंटरफेस होता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को पास करता है, ट्रांसफर करता है इन और आउट सीक्वेंट तरीके से, वन बाइट एट अ टाइम, ठीक है, वो होता है आपका सीरियल पोर्ट। चलिए फिर देखते हैं, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट, किसके बगैर काम नहीं कर सकता। भाई स्कैनर ना हो चलेगा, माउस ना हो चलेगा, इंटरनेट ना हो चलेगा, बट जो उसका सीपीयू है, दिल है, हार्ट है, वही ना होगा तो कैसे काम चलेगा कंप्यूटर का, है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, सीपीयू। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन होता है, बट ये क्वेश्चन भी कई बार जो आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो एग्जाम्स होते हैं ना, सी और डी के, ग्रुप सी वाले, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, और खासतौर पे जो 10th या 12th लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डू अ कंप्यूटिंग इन पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटिंग इन पर्सनल कंप्यूटर का मतलब जो होता है ना, कंप्यूटर जो है आपका पीसी, उसके अंदर कंप्यूट करने का मतलब कैलकुलेशन का काम कौन करता है। जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में कंप्यूट या कैलकुलेशन का काम कौन करता है, याद करने का, गुणा भाग करने का, जोड़ने का, जाना है, खाना है, ये सब काम कौन करता है, ये आपका ब्रेन करता है, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटिंग का मतलब इनडायरेक्टली ये पूछा है कि कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो कौन है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो कौन होता है, आपका सीपीयू होता है, ठीक है। सीपीयू होता है कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये रैम होता है, आरएएम, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और फिर हम बात करें बी आई ओ एस, क्या होता है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम होता है आपका ये, ठीक है। मदरबोर्ड तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब जो ये सीपीयू होता है एक्चुअली करता क्या है, ये क्या करता है, जो बेसिक अर्थमेटिक होती है, बेसिक अर्थमेटिक, ठीक है, और लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो, ठीक है, और कंट्रोल होता है आपका, ठीक है, इनपुट आउटपुट जो आपका ऑपरेशन होता है, ठीक है, जो स्पेसिफाई किया जाता है किसके द्वारा, इंस्ट्रक्टर के द्वारा जो कमांड दे रहा है, ठीक है। तो उन सबको मॉनिटर करके, उनको कैलकुलेट करके आउटपुट देने का काम कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर कहते हैं, या कंप्यूटिंग इन पर्सनल कंप्यूटर को कौन, सीपीयू करता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अभी हमने क्वेश्चन किया दूसरे, देखिए एक्चुअली क्या है ना, सीपीयू होता है, ठीक। मैं क्वेश्चंस को कई सारे फॉर्मेट में आते हैं, देखो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारे तरीके भी आपको दिख जाए, कि जिस टाइप में क्वेश्चंस आते हैं तो आपका जो जो करेक्शन लेवल है वो अच्छा बना रहे, ठीक है, जो एरर फ्री आप अटेम्प्ट कर सके। तो उसके लिए मैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस भी एक साथ डाल देता हूँ कई बार, कि आपको पता लगेगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस किस टाइप के सेम क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट होते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन होता है, सीपीयू, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोरस, ठीक है, आपके क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है।
अब हर्बीवोरस कौन से होते हैं? वो एनिमल्स बेसिकली जो क्या खाते हैं, एनिमल्स या इंसेक्ट वो प्लांट को खाते हैं, ठीक है। और आपका स्कैवेंजर, स्कैवेंजर जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है, और एनिमल्स को भी खाते हैं, एंड एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। स्कैवेंजर कह लीजिए या आप दूसरा टर्म यूज़ कर सकते हैं ओमनीवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है। ये आपने बेसिक आई थिंक साइंस में ये डेफिनेटली पढ़ा होगा, आपकी 8th या 9th स्टैंडर्ड में कहीं बुक में होगा डेफिनेटली, ठीक है। स्कैवेंजर मतलब ओमनीवोरस, प्लांट्स और एनिमल को ईट करते हैं, ठीक है। और जो आपके कार्निवोरस होते हैं वो क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, मीट खाते हैं, मतलब मीट एनिमल्स है, जो आपका लॉयन है, इस तरीके के जो एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, प्लांट्स वगैरह नहीं खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके कार्निवोरस। और सेप्रोफाइट, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट बेसिकली क्या होता है, वो उस तरीके के प्लांट जैसे जो फंगाई वगैरह हो गए, जैसे आपका मशरूम है, मशरूम, ये क्या है आपका सेप्रोफाइट है, सेप्रोफाइट। क्लियर? तो क्वेश्चन का प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? हर्बीवोरस, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल फूड चेन। देखिए इसमें फूड चेन के बारे में बात कर लिए कि कौन कौन सा पहले पहले क्या क्या रहेगा। तो देखिए प्रोड्यूसर रहेगा आपका, भाई प्रोड्यूसर मतलब कौन सी, जिसने प्लांट्स वगैरह बनाए, प्लांट्स वगैरह बेसिकली ये प्रोड्यूसर हो गए आपके, ठीक है, प्रोड्यूसर हो गए, ठीक। अब जो प्लांट्स या घास हर्ब शब्स जो भी हैं उनको खाएगा कौन? हर्बीवोरस, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे गोट, बफेलो, ये सब जो है वो क्या है आपकी हर्बीवोरस आ गया। अब उसके बाद फिर ये थर्ड स्टेज आएगी जो कार्निवोरस की रहेगी, ठीक है, कार्निवोरस। और ये क्या करेंगे, ये आपके क्या खाएंगे, कार्निवोरस आपके ये एनिमल्स को खाएंगे। जो देखो इन्होंने प्लांट बनाया, प्लांट देखो प्लांट्स बने, ठीक है, प्लांट्स को खाया, प्लांट्स को खाया मान लीजिए गोट को, गोट ने, गोट सॉरी GOAT गोट है ना, बकरी ने, ठीक है। और बकरी को किसने खाया, भाई बकरी को मान लीजिए खाया किसने, टाइगर ने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ये आपका हर्बीवोरस हो गया, ये आपका कार्निवोरस हो गया, ठीक है। और अगर जो हम बात करें थर्ड स्टेज ह्यूमंस, इंसान, तो इंसान क्या हो गया, ये हो गए ओमनीवोरस, भैया ये जानवरों को भी खा जाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द सेकंड ट्रॉपिकल लेवल इन द फूड चेन। सेकंड ट्रॉपिकल लेवल की बात कर रहा है इसमें, है ना। तो सेकंड ट्रॉपिकल लेवल मतलब जो आपका प्रोड्यूसर था, जो आपका ग्रास वगैरह प्रोड्यूस कर रहा था फूड चेन के अंदर, तो उसके बाद कौन खा रहा था उन ग्रास को खाने वाला, ठीक है। ये तो क्या है आपका ये आपका है प्राइमरी वाला, है ना, ये तो प्राइमरी हो गया, ठीक है। भाई स्नेक तो घास खाता नहीं, खाता है नहीं खाता ना, तो ईगल भी नहीं खाती है, तो कौन खाता है, रैट। रैट इज द करेक्ट आंसर, जो सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में आ गया, जो कि क्या है, हर्बीवोरस है, ठीक है। मतलब जो आपका घास, मतलब जो ग्रास कह लीजिए या फिर जो ग्रास से मिला हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको खाता है, ठीक। तो सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में कौन आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, रैट। क्लियर? ओके। अभी देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ये एक्चुअली इसमें था कि नेचुरल क्लीनर कौन होता है, नेचुरल क्लीनर। देखिए प्रोड्यूसर क्या है, तो आपका ग्रास वगैरह ऐसा प्लांट्स वगैरह जो आते हैं नेचुरल प्रोड्यूसर में आते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर होते हैं बेसिकली। कंज्यूमर उनको खाने वाला, कार्निवोरस आप जानते हैं। तो बचा क्या, नेचुरल क्लीनर कौन है, डिकम्पोजर। जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, इनको क्या डिकम्पोज कर देगा, मतलब जो भी आपका चाहे ये एनिमल्स हो या आपका रैट हो या आपका लॉयन हो या आपका जो ग्रास वगैरह है, इन सबको ख़त्म करके क्लीन कर देने वाला, जो नेचुरली क्लीन हुआ वो उस प्रोसेस को या वो चीज़ जो होती है वो क्या होती है आपकी डिकम्पोजर होती है, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपका वीट है ना, तो वीट को भाई खाया डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने, तो उसके बाद जो फाइनली क्या वो डिकम्पोज हो गए अर्थ में, सॉइल के अंदर वो सारी चीज़ें मिल गई, मिक्सअप हो गई, ठीक है। तो नेचुरल डिकम्पोज क्लीनर कौन है, डिकम्पोजर्स, जो डिकम्पोज कर देता है। और वो कौन है भाई, अर्थ के अंदर कौन मिलता है आपको, वॉर्म्स, जो अर्थ के अंदर कीड़े वगैरह मिलते हैं, वो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। जितने भी ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ओमनीवोरस, कार्निवोरस है, उन सबको ख़त्म करने वाला, फाइनली डिकम्पोज कर देने वाले कौन है, आपके वॉर्म्स, जो अर्थ के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, एक तो बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर, इनको देख लेते हैं। जो बायोटिक फैक्टर होता है, बायोटिक फैक्टर मतलब होता है वो फैक्टर जो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, वो सारी क्या है बायोटिक फैक्टर। और दूसरा होता है अबायोटिक
फैक्टर, ठीक है, उसके अंदर क्या आता है, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग जो अजीव हैं, जीवित नहीं है, वो सारी क्या होती है, अबायोटिक फैक्टर्स होती हैं आपकी, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि नॉट अ बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, कौन सा बायोटिक फैक्टर नहीं है इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो वो आपको बताना है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, प्रोड्यूसर है या क्लाइमेट है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने बात करी बायोटिक की, जो लिविंग है। अब देखिए कंज्यूमर क्या है, भाई जो कंज्यूमर खा रहा है किसी चीज़ को, वो लिविंग है। डिकम्पोज करने वाला जो आपका वो है वॉर्म्स वगैरह, वो भी क्या है, लिविंग है। प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है, उसमें भी भाई लिविंग थिंग्स होती हैं। बट जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है आपका, अबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट है इन इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम का अबायोटिक कंपोनेंट है कौन, आपका क्लाइमेट, ठीक है। तो ये थे आज के जो हमारे जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्चुअली क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, ठीक है। सो आपको काफ़ी इजी लगे होंगे क्वेश्चंस, बट हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल्स को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। एक साथ अगर जो हम हाई लेवल दे दे भाई, लोगों को कई बार समझ में नहीं आता, तो स्लो स्लो, ताकि उनका इंटरेस्ट भी आता रहे, उनको फील भी होता रहे कि हमें आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जनरल साइंस में हमने आज जो है फिजिक्स, आपका आई थिंक केमिस्ट्री का भी कुछ पार्ट कवर किया है, फिर आपका सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।